जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि RPSC सेकंड ग्रेड टीचर वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है, सभी प्रॉब्लम के हल सहित इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइज आप लोग इस फॉर्म को 17 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं, यानी कि आपके पास चंद दिन बचे है फॉर्म को भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देखते हुए इसमें एलिजिबल पाए गए तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 6500 पोस्ट पर निकाली हुई है। फीस की अगर बात करें तो जनरल एंड अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 600 रुपये है, OBC BC के लिए 400, SC ST के लिए 400। और अगर आपसे फॉर्म के अंदर फाइनल सबमिट हो जाने के बाद कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन चार्ज 500 पे करेंगे। अब आप यहां पर जानेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए किस एरिया में कितनी वैकेंसी निकाली है, अप्लाई करने के लिए किस सब्जेक्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर यहां पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी है। अब ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। देन आपके सामने यहाँ पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइज अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा ID है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार ID है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार ID है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड SSO ID है तो आप यहाँ पर दे देंगे एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आप आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे या फिर उसको अपडेट कर लेंगे तो आप यहाँ पर जो रिसेंट
गवर्नमेंट ऐप्स है जो कि एसएसओ के सभी सुविधा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें सर्च कर लेना है, क्विक सर्च के अंदर REC। जब आप इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिलेगा। तो आप ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल देख पा रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज यहाँ पर अभी रिसेंटली जो एसएसओ की वेबसाइट है उसने ये अपडेट लॉन्च किया है, जहाँ पर आपको आपकी OTR की eKYC करने को बोला है। अगर आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका नोटिस आ जाएगा, जिस नोटिस के अंदर आपको यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे कैंडिडेट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन को बार बार दे देते हैं, या फिर जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन भरी, सेम कैंडिडेट ने वही इन्फॉर्मेशन दोबारा भर दी, तो ऐसे में यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाता है, एप्लीकेशंस का ऑथेंटिकेशन हो जाता है कैंडिडेट का। तो इस तरह कोई जो चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए ये eKYC को लॉन्च किया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अगर आप पहले से OTR करके रखे हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर ओके करिएगा, क्योंकि मेरा पहले से ही इसमें OTR होकर के रखा है तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया, जहाँ पर गाइज आपको इसमें फर्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल्स का। तो जब आप बेसिक डिटेल्स अपनी देखेंगे जो कि आपने इसमें भरी थी, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे सामने बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर पूछे आर यू राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस है तो फिर आपको यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नंबर देना होगा और फिर फैच के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को फैच करना होगा। अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर KYC आप किसके माध्यम से करना चाहते हैं, जन आधार या फिर आधार। तो मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप आधार सेलेक्ट करें तो फिर आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना है और फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, डिक्लेरेशन। आप यहाँ पर टिक करिएगा और टिक करने के बाद में आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर दीजिए और इसके ऊपर टिक करने के बाद में हैव यू जनरेटेड TOTP इन एम आधार मोबाइल ऐप, तो आप यहाँ पर यस करिए अगर आपने TOTP इसमें जनरेट किया हुआ है। और नीचे अगर आप यहाँ पर नो कर देते तो आता है कि मेरे पास पहले से एक वैध आधार OTP TOTP है। अगर है तो आप कर दें, नहीं तो आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ पहले वाला ही टिक करना है और उसके बाद में OTP भेजे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और प्रमाणीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा तो आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपके स्टेप 2 पर आ चुके हैं। इसमें आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन आपने OTR के अंदर फिल करी थी वो इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर फैच की जाएगी। अगर आपने OTR के अंदर अलग जानकारी भरी हुई है और आधार के साथ में आपकी अलग इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर अपडेट OTR के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आधार के अकॉर्डिंग कर ली है और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। यहाँ पर आपको लाइव फोटो, आपको आपका लाइव फोटो अपलोड कर देना है। मैंने पहले से लाइव फोटो अपलोड करके रखा है इसलिए यहाँ पर मेरा फोटो यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही आप देखेंगे स्पाइसमैन में आपको क्या अपलोड करना है। मैं आपको यहाँ पर सैंपल हैंड रिटन स्पाइसमैन ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपका सैंपल है, आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो हिंदी प्रारूप है ये आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। और जहाँ पर ये लिखा है मैं आवेदक का नाम में आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है या फिर आप इसमें OTR के अंदर भरे हो। फिर पिता का नाम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो लाइन से हिंदी वाली है सेम लाइन आप यहाँ पर हिंदी में रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर आप आपके सिग्नेचर कर देंगे। फिर सेम इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश के अंदर रिटर्न करनी है अपने हैंड से और जहाँ पर आपको नाम लिखने को बोला है वहाँ पर नाम लिखना है और फादर नेम की जगह पर फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी लिखना है और फिर यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको आपकी SSO ID लिखनी है, आपका OTR नंबर लिखना है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप इस फाइल को स्कैन करेंगे और फिर आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे हैंड रिटन स्पाइसमैन के अंदर, जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 550 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। अब अगर आपकी ये फाइल इमेज के अंदर है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। जैसे आप सर्च करेंगे ये पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपने स्पाइसमैन स्कैन करके रखा है वो स्पाइसमैन आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेमो के लिए मैं ये फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। अब आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। अब गाइज अगर आपका इसका साइज कम हो जाता है तो आप इसको कैसे करेंगे, अब बढ़ाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च करना इंक्रीज
यहाँ पर आपको इंक्रीज PDF साइज, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज PDF साइज सर्च करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप इंक्रीज PDF साइज की जो पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट PDF के ऊपर क्लिक करना और जो आपकी PDF अभी आपने इमेज से PDF में बनाई है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद में ओपन करना और अभी इसमें आपको जो साइज बोला है वो 50 से 200 KB के बीच में बोला है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 100 KB कर लेता हूँ और फिर इंक्रीज PDF साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये फाइल का जो साइज है PDF का ये बढ़ेगा। जो आपने साइज अपनी मर्जी से यहाँ पर बनाया उस साइज में, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने देना है। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि ये हो चुकी है प्रोसेस। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और जो फाइल आपने अभी PDF के अंदर कन्वर्ट की है वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही ये चीज़ें करके रखी है तो मेरी यहाँ पर लाइव फोटो भी अपलोड है, साथ ही साथ जो हैंडरिटन स्पाइसमैन है वो भी अपलोड है। अब आपको यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर इंग्लिश, आपको इंग्लिश के अंदर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG का रहना चाहिए। साथ ही साथ फुल सिग्नेचर हिंदी। गाइज जो आपका इंग्लिश का सिग्नेचर है वो कुछ भी हो सकता है। आप सिग्नेचर में जो भी आप सिग्नेचर अपना रखते हैं, सिग्नेचर का मतलब होता है कुछ भी। सिग्नेचर ऐसा नहीं है कि आपका नाम है तो आप अपना नाम ही सिग्नेचर में लिखते हैं। कुछ कैंडिडेट या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुछ भी वहाँ पर लिख देते हैं, वो एक साइन होता है। तो इंग्लिश वाला जो भी आपका साइन है वो आपको यहाँ पर साइन अपलोड करना है। उसके बाद में फुल सिग्नेचर इन हिंदी, तो जो हिंदी के अंदर आप अपलोड करेंगे उसमें आप आपका पूरा नाम हिंदी के अंदर लिख करके अपलोड करिएगा। इसका साइज भी 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर हिंदी वाला सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर स्टेप 3 आएगा पेमेंट का। तो आप यहाँ पर पेमेंट वाले सेक्शन पर आएंगे और जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी अपनी OTR के अंदर भरी है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक करेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स देखने को मिलेगी। इसमें पेमेंट मोड ऑनलाइन, अमाउंट आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन रेट मैंने पहले से ही पेमेंट करके रखा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि SSO की वेबसाइट के ऊपर जब आप एक बार OTR कर लेते हैं और उसके बाद जब आप एक बार फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म आप भरते हैं SSO की वेबसाइट के माध्यम से वो सभी आप लोग फ्री में अप्लाई कर पाते हैं। तो मेरा पेमेंट यहाँ पर ऑलरेडी रिसीव्ड है। आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन रेट यहाँ पर दी गई है। और अगर आपका पेमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर पहले पेमेंट करेंगे, उसी के बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सबमिट OTR के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिस्प्ले के ऊपर OTR नंबर आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेंगे जैसे कि आप अभी वीडियो में चेक कर पा रहे हैं। अब आप यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपकी वैकेंसी देखेंगे जो कि अभी एक्टिव है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी, बट आपको यहाँ पर जो अप्लाई करना है अभी इस वीडियो के माध्यम से वो करना है सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 RPSC, और जिसकी लास्ट डेट आप यहाँ पर 17 सितंबर 2025 देख पा रहे हैं। तो आप अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप जिस भी सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वही सब्जेक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी पोस्ट की क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा है क्योंकि आपको पता ही है कि सभी पोस्ट पर या फिर कह लीजिए कि सभी सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है। अब जैसे ही आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने OTR डाटा रिव्यू आएगा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने OTR के अंदर भरी है वो आपको यहाँ पर रिव्यू करने को बोली गई है। अगर आप इनमें से कोई जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लेना, नहीं तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर जो ग्रे वाइट में देख पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग अगर आप अपना OTR एडिट करेंगे यहाँ पर राइट साइड में क्लिक के इसके ऊपर क्लिक करके जहाँ पर आता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो अगर आप इस वाली लिंक पर क्लिक करके इस इन्फॉर्मेशन को एडिट करेंगे तो ही वो यहाँ पर एडिट हो पाएगी। अन्यथा आप यहाँ पर जो नई इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पहले से OTR करके रखा है तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस तरह से भरी हुई देखने को मिलेगी। तो अगर आपका मदर नेम आप बदलना चाहते तो आप यहाँ पर उसको बदल सकते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पर मदर नेम देना है। उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी है क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी है। वैसे तो मैं OBC में आता हूँ, बट मैं फॉर्म को ST से भरता हूँ क्योंकि मैं डेमो के लिए भरता हूँ और ST में थोड़ी फीस कम लग जाती है और ये फीस भी मेरी वेस्ट ही जाती है। बस मैं आप लोग इस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म भर सके, कोई गलती ना करे, इसलिए पेमेंट देता हूँ।
अब आती है विकलांग वाली कैटेगरी। अगर आपका कोई इनमें से विकलांग का कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा अन्य है जैसे कि डाइवोर्स्ड, मैरिड या विडोवर, तो फिर आप यहाँ पर इसमें आपकी जो मैरिज की डेट है वो देंगे। साथ ही साथ जीवित बच्चों की संख्या 1/6/2002 से पहले कितनी थी और 1/6/2002 के बाद में कितनी, वो आप यहाँ पर भर देंगे। अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर इसमें 00 भर देना। फिर आप आपका व्हाट्सअप का मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो पासपोर्ट नंबर डाल देंगे। अगर आपकी जन आधार ID बनी हुई है तो आप यहाँ पर जन आधार ID भी डाल देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाइंग फॉर, जिसमें कि एक सवाल है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर आगे चल करके अगले वाले स्टेप में आपके सामने वही डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन आएंगे जो कि राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आते हैं। अगर आप इसमें नो करते हैं, आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित नहीं रखते और आप यहाँ पर नो करते हैं, तो फिर इसके अगले वाले स्टेप में आप आपके राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट को और सभी ब्लॉक को देख पाएंगे। तो जो भी आपका स्टेटस है इस सवाल के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर यस नो में आंसर कर देना। फिर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। एड्रेस लाइन 1, 2 और 3, यानी कि आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट आप इन तीनों लाइन के अंदर लिख देना। उसके बाद आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करना, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपके सिटी या विलेज का नाम यहाँ पर डालना, अपना पिन कोड डाल देना, फ़ोन नंबर दे देना और आपका जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो आपको यहाँ पर देना है। और उसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल आ चुकी है, तो आपको नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन देखने को मिलेगी, फिर आपकी होम स्टेट और उसके बाद में आपकी होम डिस्ट्रिक्ट। मैं इसी ऑप्शन के बारे में बात कर रहा था अभी। अगर आप यहाँ पर आपकी सभी डिस्ट्रिक्ट नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो अभी आपके सामने सवाल आया था कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर आपने उसमें यस किया है तो फिर यहाँ पर आपको वही डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी जो कि राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आती है। अगर आपने उस सवाल के अंदर नो किया है तो फिर आप यहाँ पर आपकी राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। तो आपको आपकी होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, फिर आपका होम ब्लॉक सेलेक्ट करना है, आपकी होम तहसील और उसके बाद में आपका विलेज भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सवाल का आंसर करना है कि क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, एक मेरिटोरियस आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। क्या भूतपूर्व कैदी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। और फिर आता है कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, अगर है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर एडिशनल कैटेगरी है जैसे कि रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन या फिर रिजर्विस्ट आर्मी पर्सनल, अगर आप है तो उसको टिक कर दे, नहीं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। ये टिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर सेकेंडरी यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ पर आप लिखेंगे ऑल जनरल सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये 10th के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ लिख देना जो मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ इस तरह से। उसके बाद में आपको आपके बोर्ड का नाम बताना है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है, चाहे वो यूपी बोर्ड है, चाहे राजस्थान बोर्ड या फिर सीबीएसई या फिर आईसीएसई, जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ पर लिख देना। फिर आपका रोल नंबर क्या था वो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में रिजल्ट आपका किसके अंदर था, सीजीपीए, ग्रेड या परसेंटेज। मेरा परसेंटेज, तो मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ। फिर बताना कि किस साल के अंदर आपने पास किया है और उसके बाद में आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर भर देना। इसके बाद सेम वे में आप सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 12वीं आपने किस सब्जेक्ट के साथ में की है वो आपको यहाँ पर भरना है। फिर आपको बताना कि किस बोर्ड के द्वारा पास किया है, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। एंड देन आपका 12वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। आपके नंबर किसके अंदर थे वो सिस्टम आप सिलेक्ट करेंगे। फिर किस साल के अंदर पास किया वो साल सेलेक्ट, एंड उसके बाद में नंबर कितने आए थे यानी कि परसेंटेज क्या थी वो परसेंटेज आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आती है ग्रेजुएशन की जानकारी या उसके बराबर की योग्यता। तो यहाँ पर आता है सब्जेक्ट ग्रुप। अगर आपकी ग्रेजुएशन के ऊपर सब्जेक्ट ग्रुप एप्लीकेबल हो रहा है तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप लिख देंगे, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन का नाम भी दे सकते हैं अगर आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर सब्जेक्ट ग्रुप एप्लीकेबल नहीं होता है।
तो बेसिकली मैंने बीए की है, तो मैं यहाँ पर अपने जो सब्जेक्ट है बीए के वो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब आता है कि कहाँ से आपने इसको किया है, उस यूनिवर्सिटी का नाम या फिर इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर पूरा डालना होगा। फिर फाइनल ईयर का रोल नंबर आप यहाँ पर भरेंगे, नंबर आपके किसके अंदर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, किस साल के अंदर पास किया था वो साल सेलेक्ट करेंगे और आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आती है बीएड या उसके बराबर की योग्यता, तो सब्जेक्ट ग्रुप आप बताएंगे कि आपने किस सब्जेक्ट में की है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, कहाँ से आपने की है उस इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर डाल देना है, फिर नंबर किसके अंदर थे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, कब आपने इसको पास किया है वो साल भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज डालेंगे एंड देन डिप्लोमा इन एजुकेशन, अगर आपने बीएड नहीं किया और आपने डीएलएड किया है तो आप यहाँ पर 5th वाला जो ऑप्शन है वो फिल कर देंगे और 4th वाला खाली छोड़ देंगे। फिर आती है पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो फिर आप बताएंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ में आपने पास की है, उसके बाद में कहाँ से आपने इसको पास किया है उसका नाम भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है, फिर आपके नंबर किसके अंदर है वो सिलेक्ट करेंगे, कब आपने इसको पास किया था वो साल भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, फिर आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन हो तो उसकी जानकारी भी आप सेम वे में भर देंगे। अब आता है आपके पास एक्सपीरियंस का सेक्शन, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर देना और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के ऊपर टिक करेंगे और सेंड ओटीपी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी जाएगा। आप यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। मेरा यहाँ पर लाइव फोटो पहले से अपलोडेड है क्योंकि मैंने ई-केवाईसी की हुई है और आपको यहाँ पर क्या क्या करना है, आपको एक नोट करके बोला है कि अगर आपका लेफ्ट थंब नहीं है यानी कि बायां अंगूठा नहीं है तो आप यहाँ पर अपलोड राइट थंब यानी कि आप यहाँ पर फिर जो आपका दायां अंगूठा है वो अपलोड कर सकते हैं, यानी कि उसका निशान अपलोड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप कोई सी भी फिंगर को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे इसका साइज 20 से 50 KB के बीच में और थंब इंप्रेशन का साइज भी 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद में ओपन करना है। इस तरह से आपकी फाइल आएगी। फिर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी आपका बाएं अंगूठे का निशान है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। इसको ओपन करता हूँ। फिर नीचे आता है विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपका बर्थ मार्क भी हो सकता है, कोई जलने का निशान, कोई कटने का निशान, तो जो भी है वो आप लिख देना और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अब आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। सभी जानकारी आप चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और जब आपको लगेगा कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से टिक करेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे। फिर से आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी जाएगा। जैसे ही आपको ओटीपी रिसीव हो जाए, चाहे ईमेल वाला चाहे ओटीपी वाला, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। और जैसे ही आपका ओटीपी डाल करके आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे एप्लीकेशन प्रीव्यू। बेसिकली आपके फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो चुका है और अब आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आपका प्रिंटर अभी तक नहीं है या फिर आपके पास है ही नहीं तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लेंगे। इस तरह से गाइज आप लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।